हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, अभी तक हमने जो मेडिवल इंडिया के अंदर तीन डायनेस्टीज़ के बारे में देखा जिनके बीच में त्रिकोणीय संघर्ष चलता था। हम बात करें कि पाल डायनेस्टी, प्रतिहार डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में देखा। उसके बाद में हमने देखा कि कैसे जो चोला एम्पायर है वो एस्टेब्लिशमेंट में आता है साउथ इंडिया के अंदर में, और उसका जो किस तरीके से जो राजेंद्र चोल हैं, राजा चोल हैं, विजयालय के द्वारा इसको जो चोल एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो उन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में हमने देखा। तो आज के जो इस लेक्चर में है, हम चोल एम्पायर के बारे में, जो उसका गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर किस तरीके से हुआ करता था, और इसके अलावा देखेंगे कि वहाँ कल्चरल लाइफ कैसी थी, वहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरीके से रहा करते थे, सोसाइटी किस तरीके से हुआ करती थी। और इसके अलावा हम देखेंगे जो इरिगेशन है, जो रोड हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुआ था, राजा के द्वारा ज़मीन किसको डोनेट की जाती थी, लिटरेचर का आविष्कार कैसे हुआ, स्कल्पचर जो चोल एम्पायर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन सब के बारे में यहाँ पे हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, जो चोल एम्पायर को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम पहले ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या रीड किया। फ्रेंड्स, ओवरव्यू लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जो रिवीजन के रूप में भी हेल्प मिलेगी इससे। तो हम देखते हैं कि जो चोल एम्पायर है वो सदर्न इंडिया के अंदर आता है। जो सदर्न इंडिया के अंदर चोल एम्पायर आता है, और तंजौर के पास इनकी कैपिटल हुआ करती है। तंजौर के पास ये रहेंगे। तंजौर के अलावा इनके उसी समय में इनके भी जो साउथ में रहते थे वो पांड्याज रहा करते थे। ये इनके द्वारा जो राजेंद्र चोल है, राजेंद्र चोल के द्वारा जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो कलिंग एंड जो सेना एम्पायर्स को डिफीट किया जाता है, जब ये जो गंगाईकोंडा चोलापुरम का जो टाइटल लेंगे, गंगा को ये क्रॉस करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमने देखा कि जो चोल एम्पायर है उसका इस्टेब्लिशमेंट आने से पहले और भी बहुत सारी डायनेस्टी रहा करती थी इंडिया के अंदर में, जिसके अंदर हमने देखा कि हर्षवर्धन नाम का एक राजा था। हर्षवर्धन को जब साउथ इंडिया के अंदर जब वो साउथ के अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए जब साउथ में जाते हैं, तो उस टाइम एक चालुक्यन किंग है पुलकेशिन, उनके द्वारा उनको डिफीट कर दिया जाता है। धीरे धीरे और भी बहुत सारी डायनेस्टीज आती हैं। पल्लवा और पांड्या नाम की जो डायनेस्टी थी, उनकी जो नेवी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती है। चोल एम्पायर की जो नेवी थी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। फ्रेंड्स, ये भी हमको पता होना चाहिए कि जो चोल एम्पायर की जो नेवी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। तो ये सब हमने देखा कि उन जो डायनेस्टीज़ के द्वारा कैसे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में अपना डोमिनेशन किया जाता है। उनके साथ में कॉन्टैक्ट उनके इस्टेब्लिश होते हैं। उनके कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश होने के साथ साथ ये शो करता है कि उनका जो ट्रेड है वो प्रॉस्परस होगा, ट्रेड वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। ये सब हमने देखा। फिर हमने देखा कि जो चोल एम्पायर है उसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे आया। उसके जो फाउंडर होते हैं उनको बोलते हैं विजयालय नाम के इनके एक फाउंडर हुआ करते हैं। वो बेसिकली फ्यूडेटरी होते हैं पल्लवा डायनेस्टी के। उस समय में हमने देखा था कि मौर्य डायनेस्टी के बाद में कैसे कैसे जो फ्यूडेटरीज हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। इंडिपेंडेंट किस टाइप से डिक्लेयर करेंगे स्टूडेंट्स? इंडिपेंडेंट जब डिक्लेयर करेंगे जब सेंट्रल अथॉरिटी जब कमज़ोर होने लगेगी, जब वहाँ पे कमज़ोर राजा वहाँ पे पावर के अंदर आएगा, तो ये जो फ्यूडेटरीज हैं, जो भी इनके सामंत हुआ करते हैं, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। सामंत अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किस तरीके से कर सकता है? अगर हम इस पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, तो सामंत अपने आप को इंडिपेंडेंट इसलिए डिक्लेयर किया करते थे कि जब जब राजा कमज़ोर होने लगता था, वो ऐसे सामंत को डेवलप करता था और सामंत के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड हुआ करता था। और जैसे ही सामंत को वहाँ पे जो डेवलप किया जाता था, तो सामंत के पास में एक प्रॉपर आर्मी हुआ करती थी। वो राजा को अपनी लड़ाई के अंदर हेल्प किया करती थी, जो सामंत की जो आर्मी थी। तो इस तरीके से जो सामंत लोग हैं, जो फ्यूडेटरीज हैं, उनके पास में अपनी एक आर्मी होगी, तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे कि एज ए किंगडम के रूप में। इसके बाद में हमने देखा राजेंद्र और राजा और राजेंद्र चोल के बारे में देखा। राजा का इंपॉर्टेंट देखा कि कैसे उन्होंने बृहदेश्वरा टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कराया। फिर राजेंद्र चोल आते हैं, जो नॉर्थ इंडिया में गंगा को क्रॉस करते हैं, गंगाईकोंडा चोलापुरम नाम से। वो एक टेम्पल का अपना जो कैपिटल है उसको इस्टेब्लिश करते हैं, और वो शो करता है कि उनका जो विक्ट्री है उसको किस टाइप से वो लोग शो किया करते थे। बृहदेश्वरा टेम्पल है इनका, वेरी फेमस है, जिसके बारे में हमने रीड किया। गंगाईकोंडा चोलापुरम के बारे में हमने रीड किया कि जब वो नॉर्थ इंडिया के जो किंगडम्स को डिफीट करते हैं, उनको अपने एम्पायर के अंदर में ले आते हैं, अपनी सुजरेनिटी के अंदर ले आते हैं, उस समय ये अपना कावेरी के पथ पे, कावेरी नदी के तट पे अपने गंगाईकोंडा चोलापुरम को कंस्ट्रक्ट करते हैं।
तो फ्रेंड्स ये हमने देखा जैसे जैसे जब चोला एम्पायर का डिक्लाइन होता है तो यादवाज एंड काकतियाज का जो डेवलपमेंट होता है वहाँ पे डायनेस्टी, और बाद में उस दिल्ली सल्तनत के समय में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इन सब डायनेस्टीज़ को अपने अंडर में कंट्रोल कर लिया जाता है। तो ये सब अभी तक हमने देखा है। आज जब हम देखेंगे, यहाँ से हम शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि जो कल्चरल लाइफ थी वो किस तरीके से हुआ करती थी चोला डायनेस्टी के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक पॉइंट से कुछ पूछ लिया जाएगा कि सती वहाँ होती थी या नहीं होती थी। राजा के जो बॉडीगार्ड्स थे, जो परमानेंट, उनको उस टाइम में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप हुआ करता था राजा के लिए, क्या वो लोग राजा की डेथ के बाद में वो लोग क्या किया करते थे? क्या वो लोग राजा के साथ ही अपने आप को जला लिया करते थे? तो ये ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं और इनसे हमेशा यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट 10 ईयर से तो आ ही रहे हैं मेडिवल इंडिया से इसी तरीके के क्वेश्चन। तो इन सब जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम करें तो चोल डायनेस्टी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चोल डायनेस्टी के अंदर में जो किंग है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होता है चोल एडमिनिस्ट्रेशन का। जो राजा है वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है चोल एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके अंदर हमको देखने को मिलता है कि कंप्लीट जो अथॉरिटी है वो उसके पास में रहेगी, किंग के पास में, बट किंग को हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करेंगी। वो ज़रूरी भी हैं, असिस्ट करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना किंग के लिए। किंग की जो आर्मी थी वो 3 हिस्सों में डिवाइड थी, जिनको बोला करते थे एलिफेंट, कैवलरी एंड इन्फेंट्री। एलिफेंट, कैवलरी और इन्फेंट्री नाम की 3 हुआ करती थी। इनको 3 लिम्स बोला करते थे आर्मी के। इन्फेंट्री के अंदर आर्म फोर्सेस हुआ करती थी, उनके पास में जो इन्फेंट्री के रूप में जो वर्क करते थे उस टाइप से वो लड़ाइयाँ किया करते थे। उसी टाइम में एक वेनेटियन ट्रैवलर हैं जो 13th सेंचुरी के समय इंडिया में आएंगे। तो उस टाइम में जो केरला में कुछ समय के लिए रुके थे 13th सेंचुरी में, मार्को पोलो। तो मार्को पोलो जब रुकते हैं तो वो बताते हैं कि जो सोल्जर्स थे, जो राजा को वो जो प्रोटेक्ट किया करते थे, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप उस समय हुआ करता था स्पेशल फोर्सेज का, तो वो लोग जब राजा की डेथ हो जाती है, राजा का डिफीट हो जाता, तो राजा के साथ ही अपने आप को जला लिया करते थे। तो ये शो करता है कि जो सोल्जर्स हैं उनका भी एक तरीके से, जो हम जैसे देखते हैं कि लेटर फेज में, जो मेडिवल इंडिया का जो लेटर फेज है उसमें जो सती प्रथा आती है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे जो राजा की जो स्पेशल जो गार्ड्स हैं वो अपने आप को राजा की जो अर्थी है उसी के अंदर अपने आप को जला लेंगे। इसी समय में हमको जानकारी मिलेगी कि जो चोल एम्पायर है, चोल एम्पायर की जो नेवी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी फ्रेंड्स। और नेवी को मजबूत होने की वजह से वो लोग वहाँ पे जो कोरामंडल कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, उन्हीं के थ्रू वहाँ पे डोमिनेट किया करते थे। आसपास के जो किंगडम्स हैं, आसपास के जो देश हैं प्रेजेंट समय में, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे अपनी आर्मी भेजा करते थे, यहाँ पे अपनी नेवी सेंड किया करते थे, उन लोगों से अपना ट्रेड किया करते थे। तो ये इनका डोमिनेशन शो करता है कि जो ऐसी बात भी बोली जाती है कि इंडियन ओशन पे जिसने राज किया है उसी ने इंडिया के ऊपर राज किया है। तो ये इंडियन ओशन के ऊपर डोमिनेशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी किंगडम के द्वारा। अब हम देखें कि चोल एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में अगर हम देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको एक जानकारी मिलेगी। जो किंगडम है, जो चोल एम्पायर का जो किंगडम है उसको 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आते हैं मंडलम। मंडलम नाम की एक जगह आती है। मंडलम के बाद में हमको जानकारी मिलती है कि वालानाडु एंड नाडु। मंडलम का मतलब है प्रोविंस, जो राज्य हैं वो होते हैं मंडलम। मंडलम के बाद में आएंगे वालानाडु एंड नाडु। नाडु तो ये बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन है विलेज का जो लोकल लेवल पे सबसे जो इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो है नाडु। नाडु के थ्रू वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, लोकल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डील किया जाएगा यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हुआ करती थी फ्रेंड्स। मंडलम होगा, मंडलम मीन्स है राज्य, मंडलम वहाँ क्रिएट होंगे। जैसे हम अभी भी जो राज्यों के अंदर में जैसे हम देखते हैं जो डिवीजन्स क्रिएट किए जाते हैं, 2-3 डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनको देखा जाता है। तो हम अगर देखें बिहार जैसे स्टेट है, बिहार के अंदर में जो ऐसे जो डिवीजन्स हैं उन डिवीजन्स को बोलते हैं मंडल। जैसे कोसी मंडल हो गया, गया मंडल हो गया, तो ऐसे मंडल बोला जाता है। तो जो बेसिक अगर हम बात करें, मंडलम मतलब होते थे वहाँ पे राज्य जो चोल एम्पायर के समय में। फिर उसके बाद में आते हैं वालानाडु होते थे जो विलेज से बड़े ब्लॉक लेवल पे हुआ करते थे। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बेसिक स्ट्रक्चर हुआ करती थी नाडु। और नाडु के थ्रू जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो वर्क हैं, जैसे इसमें हम बात करें इरिगेशन की, कल्टीवेशन की, फ्री लैंड की, ये सब चीज़ें हैं, इनको डील किया जाता था स्टूडेंट्स।
इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा, जैसे वालानाडु है फ्रेंड्स, वालानाडु को भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा था, स्टेट्स को 4 मंडलम्स में डिवाइड कर रखा था। तो इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको जो 2-3 चीज़ें जो जानकारी मिली हैं वो क्या मिली हैं फ्रेंड्स, राज्य जो प्रोविंस हैं उनको मंडलम्स में, या अगर हम बात करें कि प्रोविंस के अंदर में जो हैं उनको मंडल बोला जाता था। उसके बाद में आते हैं वालानाडु, और वालानाडु से नीचे होते हैं नाडु। नाडु का मतलब है विलेज। तो ये सब चीज़ें की जानकारी हमको यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था, यहाँ 2 तरीके की सभा हुआ करती थी फ्रेंड्स। 2 तरीके की सभा कौन कौन सी हुआ करती थी? एक तो जनरल सभा हुआ करती थी विलेजर्स की, उसको बोला करते थे उर्र, और इसके अलावा जो दूसरी सभा होती थी उसको बोलते थे सभा या महासभा। अगर हम बात करें उर्र जो है वो तो एक जनरल असेंबली हुआ करती थी विलेज लेवल की। इसके अलावा अगर हमको बात करें कि जो महासभा है, जो महासभा एक गैदरिंग हुआ करती थी, एडल्ट मैन जो रहा करते थे, जो ब्राह्मण्स विलेज है, ब्राह्मण्स के विलेज कौन कौन से होते थे? अग्रहरम जो अग्रहरा जो बोला करते थे जिन विलेजेस को, अग्रहरा जो बोला करते थे जिन विलेज को, जो ब्राह्मण विलेज हुआ करते थे, ये रेंट फ्री विलेज हुआ करते थे। जो ब्राह्मण पीपल्स को रेंट फ्री मतलब यहाँ पे कि जो रेंट है वो नहीं देना होगा, रेवेन्यू यहाँ पे नहीं देना होगा, तो ये सब उनको बोला जाता था। जो अग्रहरा हैं उनको ये सब बताया जाता था। तो ये फ्रेंड्स हमको जानकारी मिलती है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे किस तरीके से वहाँ डील किया जाता था। हमने देखा कि मंडलम है, वेलानाडु है, नाडु है। नाडु सबसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वेलानाडु ब्लॉक लेवल पे है, मंडलम हमने देखा जो प्रोविंस के अंदर डिवाइड किया गया है। उसके बाद में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस को देखने के लिए जो राष्ट्रकूट एम्पायर के ऊपर इनका कम्प्लीटली बेस हुआ करता था, जो राष्ट्रकूट एम्पायर में जिस तरीके से था। इसके अलावा हमको यहाँ देखने को मिलेगी 2 टाइप की असेंबली देखने को मिलेगी। जनरल असेंबली जो होती है उसको बोलते हैं उरु बोलते हैं। इसके अलावा जो एक होती है महासभा या सभा जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली उन गाँवों के अंदर होती है जहाँ पे एडल्ट लोगों की एक मीटिंग होती है, जो गाँव विलेज जो ब्राह्मण पीपल्स को रेंट फ्री के रूप में दिए गए हैं, जहाँ से कोई रेंट नहीं लिया जाता है। तो ये वो विलेज हैं जिनको बोला जाता है अग्रहरा। तो फ्रेंड्स ये सब हमने देखा। यहाँ पे हमको जानकारी मिलती है कि जो विलेज लेवल पे जो एक कमेटी होती है और कमेटी के द्वारा ही बहुत सारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो मुद्दे हैं उनको यहाँ पे डील किया जाएगा फ्रेंड्स। जैसे हम बात करें कि हमारे जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के द्वारा काफ़ी जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं गांव के, तो इसी तरीके से वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक कमेटी होगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो लिए जाएंगे कि जो इरिगेशन का पानी है कहाँ जाएगा, विलेज के अंदर कितना जाएगा, ये सब जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है लोकल लेवल पे वो सब यहाँ पे डील किए जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स हमको देखने को मिलता है या इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, ये हम कल्चरल जो लाइफ है उसके बारे में यहाँ स्टार्ट हो गया है। तो जो क्लाइमेक्स है, भक्ति मूवमेंट का जो क्लाइमैक्स है वो चोला रूलर्स के समय में पहुंचता है। ये सब हमको देखने को मिलता है। और इसी वजह से जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन के समय में, चोला रूल के समय में आपको विलेज जो टेम्पल्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे देखने को मिलेगा। जो टेम्पल्स हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल पे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, जिसके अंदर अगर हम बात करें कि जो तंजौर है, गंगईकोंडा चोलापुरम है, कांची के जो मंदिर हैं, ये सब जो टेम्पल्स हैं वो इस टाइम में कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। जैसे तंजौर है, गंगईकोंडा चोलापुरम है और कांची के जो मंदिर हैं ये उस समय में कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा जो राजा हैं उनके जो हॉल हैं, बड़े बड़े हॉल हुआ करेंगे, बैंकेट हॉल होंगे, गार्डन्स होंगे, टेरेस होंगे। इसके अलावा हमको एक और जानकारी मिलती है, यहाँ पे 1 मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल कंस्ट्रक्ट करना, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जानने को मिलती है। एक और इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ जानने को ये मिलती है कि यहाँ पे जो मेन डाइटी की जो जगह है, जो जिसको बोलते हैं गर्भगृह, गर्भगृह के ऊपर भी एक स्टोर के ऊपर दूसरा स्टोर, थर्ड के ऊपर फोर्थ, इस टाइप से जो स्टोर कंस्ट्रक्शन का किया जाएगा, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, तो फ्लोर लेवल पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमको देखने को मिलेगा जो हम बात करेंगे चोला डायनेस्टी के समय में। फिर इसके बाद में हम आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, आर्किटेक्चर यहाँ अपने क्लाइमैक्स पे होता है इस समय में अपने क्लाइमैक्स पे पहुँचता है। द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो काफ़ी डोमिनेट करता है इस समय में। और इसके अलावा हमको गर्भगृह के ऊपर जो एक इनर मोस्ट जो चैम्बर होता है कोई भी मंदिर के अंदर में, वहाँ पे स्टोरेज बिल्डिंग जो देखने को मिलेंगी, जो 7 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। और ये जो बेसिकली यहाँ पे जो हाई बिल्डिंग होगी उसको बोला जाएगा विमान। इनके सामने एक पिलर होल होगा, उसको बोलेंगे मंडप।
और मंडप को बेसिकली असेंबली होती हैं जहाँ लोग मिलते हैं। जो मंडप होता है पिलर होल को बोला जाता है मंडप, जो कम्प्लीटली वहाँ ये बेसिकली टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो विमान को किसको बोला जाएगा, जो ऐसे जो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा मंजिल मंजिल की तरह, जो आपको साउथ इंडिया के जो द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा सामने एक मंडप होगा, पिलर होल होगा, यहाँ पे पिलर्स होंगे। पिलर कौन से जो मंडप है वहाँ पे नहीं होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है वहाँ पे जो पिलर्स का एब्सेंस होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे सामने फ्लैट रूफ रहेगी, उसके ऊपर सैंक्टम्स के ऊपर में, और वहाँ पे सामने असेंबली हॉल है, लोग वहाँ पे रहेंगे। मंदिर के चारों तरफ परिदक्षिणा पाथ होता है चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, और वहाँ जहाँ चक्कर लगाए जाएंगे मंदिर के चारों तरफ राउंड राउंड घूमा जाएगा। उसी जगह पे बहुत सारी जो अलग डाइटीज हैं उनकी फ़ोटो भी लगा दी जाएगी। इमेज ऑफ मैनी अदर गोडेज कुड बी पुट इन दिस पासेज, और एंटायर स्ट्रक्चर एनक्लोज एंड कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय द हाई वॉल्स विच वर pierced बाय द lofty गेट्स नोन एज द गोपुराम। गोपुराम बोला जाएगा जो गेट हुआ करते हैं टेम्पल के लिए। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ये हमारे आर्ट एंड कल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हमको यहाँ पे एक जानकारी और मिलेगी फ्रेंड्स कि जो चोला एम्पायर के समय में जो किंग्स एंड क्वींस हैं उनकी फ़ोटो भी मंदिर के अंदर इंस्टॉल की जाती थी। इस वजह से जो बृहदेश्वरा जो टेम्पल जो है मंदिर है उसको राजा राजा मंदिर भी बोलते हैं। बृहदेश्वरा टेम्पल को राजा राजा मंदिर क्यों बोलते हैं? बृहदेश्वरा टेम्पल जो है उसको राजा राजा टेम्पल भी बोलते हैं क्योंकि वो राजा के द्वारा बिल्ड किया गया था। कि चोलाज के समय एक इम्पोर्टेंट बात ये थी, जो किंग्स हैं जो क्वींस हैं उनकी जो इमेज है, जो आइडल है, जो मूर्ति है, वो भी टेम्पल के अंदर में सिचुएटेड की जाती है, लगाई जाती है। तो ये हमको इम्पोर्टेंट जानकारी ये मिलती है कि जो चोला एम्पायर के समय में कैसे वहाँ पे जो टेम्पल्स का जो कंस्ट्रक्शन के समय में राजा और रानी की मूर्तियाँ लगाई जाती हैं। वैसे एक राजा रानी मंदिर भी है उड़ीसा में, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। राजा रानी मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी मिलेगी इसके बारे में। तो फ्रेंड्स ये सब हमको देखने को मिला है वहाँ पे कि जो टेम्पल है, जैसे हम बात करें बृहदेश्वरा जो टेम्पल है उसको राजा राजा टेम्पल भी बोला जाता है। उसके पीछे जो रीजन है राजा राजा टेम्पल बोलने के पीछे, तो उसके पीछे ये है कि मंदिर के अंदर जो मूर्ति लगाई गई हैं राजा राजा की, वो जो चोल जो किंग हुआ करते थे, चोल के राजा हुआ करते थे चोल डायनेस्टी के, तो उनकी वहाँ मूर्ति लगाई गई हैं, तो इस वजह से उसको राजा राजा बोला जाता है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि हम बात करें कि जो चोल एम्पायर है उसके समय में जो मूर्तियां हैं में राजा और रानी की जो लगाई जाती थी। इसके अलावा फ्रेंड्स हमको देखने को मिलता है कि जैसे ही जब चोल एम्पायर का जब डिक्लाइन होता है तो यहाँ जो चालुक्याज होते हैं, कल्याणी के जो चालुक्याज होते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें जो होयसाला होते हैं, तो उनके समय में यहाँ पे दोबारा से फिर जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो यहाँ पे दोबारा से डेवलप होता है, जिसके अंदर जो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, जो होयसाला जो एम्पायर था, होयसाला एम्पायर्स की कैपिटल होती है हालेबिद। हालेबिद जो कैपिटल है वहाँ पे बड़े बड़े मंदिर बनते हैं। होयसालेश्वर नाम का एक मंदिर है, वो काफ़ी फेमस मंदिर है। वहाँ पे आपको इनके बारे में हम रीड करेंगे जब होयसाला जो आर्ट एंड कल्चर है उसके बारे में रीड करेंगे जब, तो होयसालेश्वर नाम का एक मंदिर है, वो जो चालुक्यन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। वहीं जो टेम्पल्स हैं वहाँ आदमी, औरत, यक्ष, यक्षिनी, इन सब की जो फ़ोटो लगाई जाती है। जो भी हमारा जो वहाँ पे सोशल लाइफ थी उसको शो करने की कोशिश की जाती है टेम्पल के अंदर में। तो ये सब हमको यहाँ पे जानकारी मिलेगी कि चोल डायनेस्टी के समय में जो टेम्पल आर्किटेक्चर जो होता है उसके बारे में हमने देखा। राजा का जो मूर्ति लगा दी जाती है राजा और रानी की, उसके बारे में हमने देखा। इसी के समय में हमको ये जानकारी भी मिलती है कि जब चोल एम्पायर के डिक्लाइन के समय में जब होयसाला जब एम्पायर आता है जिसकी कैपिटल हालेबिद होती है, जो कल्याणी के जो चालुक्य जाते हैं, तो उनके समय में भी जो टेम्पल आर्किटेक्चर हो काफ़ी अच्छे से जाता है। होयसालेश्वर का जो हालेबिद जो टेम्पल है, होयसालेश्वर टेम्पल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है होयसाला डायनेस्टी के लिए। तो आर्ट एंड जो स्कल्पचर है, अभी तक हमने देखा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, अब हम देख रहे हैं कि स्कल्पचर जो आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से यहाँ पे बढ़ता है। तो हमने देखा होगा कि जो नटराज की जो मूर्ति है वो चोल एम्पायर के समय में कितनी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। तो वो फ्रेंड्स क्या शो करता है, वो स्टूडेंट्स शो ये करता है कि जो आर्किटेक्चर है इसके अलावा जो स्कल्पचर की जो आर्ट है, जो मूर्ति कला है,
वो भी अपने पीक पर यहाँ पहुँचती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमको यहाँ पे एग्जाम्पल मिलता है कि गोमतेश्वरा के अंदर में गोमतेश्वरा जो स्टैचू है कहाँ पे है, ये श्रवणबेलगोला नाम की जगह है। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन इस समय में हमको देखने को मिलता है। ब्रोंज स्टैचू भी इस टाइम में कंस्ट्रक्ट की जाती हैं और ये सबसे मास्टरपीस जिनको माना जाता है चोल डायनेस्टी के समय ही। तो फ्रेंड्स ये हमको देखने को मिलता है कि उस समय में जो स्कल्पचर आर्किटेक्चर है वो भी अपने पीक पर पहुंचता है चोल डायनेस्टी के समय में। लैंग्वेज की अगर हम बात करें, लेटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ संस्कृत है उसको लैंग्वेज ऑफ हाई कल्चर के रूप में जाना जाता था। जो यहाँ पे जो किंग हैं, स्कॉलर हैं, कोर्ट पोइट हैं, वो उसी के अंदर लिखा करते थे, उसी के अंदर बात किया करते थे। इसी के अलावा हमको इस समय में जानकारी मिलेगी फ्रेंड्स की जो नैन मार्स हैं, अलवार हैं, जो हमारे भक्ति मूवमेंट के समय आएंगे, जो भगवान विष्णु को मानने वाले हैं वो अलवार्स होते हैं, और नैनमार कौन होते हैं जो भगवान शिव को जो मानते हैं। तो इस टाइप के दो सेक्ट हैं वो निकलेंगे। इसी के अंदर हमको जानकारी मिलेगी जो फिफ्थ वेदा के रूप में जिसको जाना जाता है, जो हमारे जो भगवान शिव के जो डाइटीज़ हैं उनके द्वारा जो लिखी जाती है, जिसको बोलते हैं तिरुमुरई का यहीं पे लिखा जाता है। इस टाइम में कलेक्ट किया जाता है 11 वॉल्यूम के अंदर तिरुमई को यहाँ पे लिखा जाता है, जिसको फिफ्थ वेदा बोला जाता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जो फिफ्थ वेदा है वो किस चीज़ को बोला जाता है, क्या है फिफ्थ वेदा, तो और किन से रिलेटेड है, विष्णु भगवान से रिलेटेड है या शिव से रिलेटेड है। तो ये लॉर्ड शिव के जो डाइटीज़ होते हैं उन्हीं के द्वारा ये लिखा जाता है। इसी के अलावा हमको जानकारी मिलेगी कि 12वीं शताब्दी में जब चोला एम्पायर अपने लास्ट समय में होता है, तो कंबन नाम के एक तमिल लिटरेचर से रिलेटेड एक पर्सन है, उनका वहाँ पे जन्म होता है, वो वहाँ रहते हैं, वहाँ रामायण को रचना करते हैं। वो तमिल लिटरेचर के अंदर में, तमिल लैंग्वेज के अंदर में वो रामायण की रचना करेंगे। तो कंबन है वो चोला किंग्स के अंदर ही रहा करते थे, चोला जो कोर्ट है उसी के अंदर रहा करते थे। रामायण और महाभारत के बारे में अगर हम बात करें तो हमको काफ़ी जानकारी मिलती है। जैसे हमको जो कुछ किंग्स हैं जिनके बारे में हमको राइटिंग से रिलेटेड हमने रीड किया था कि राष्ट्रकूटा के एक किंग होते हैं अमोघवर्ष, जिनके द्वारा एक बुक कन्नड़ पोइटिक बुक भी होती है, एक उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, उसका नाम अगर हम बात करें तो उनके द्वारा जो बुक होती है उसको बोलते हैं कवि राजमार्ग की रचना की गई थी। इसके अलावा हमको कन्नड़, तमिल, इन सब के अंदर भी बहुत सारी जो महाभारत रामायण है उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो जो अमोघवर्ष हैं उन्होंने जो कन्नड़ है उसके ऊपर में बुक लिखी थी। तो यहाँ पे हमको शो करने को जो जानकारी ये मिलती है फ्रेंड्स, जो किंग्स हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे लिखा पढ़ाई की जाती थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है जो कंबन की जो रामायण है जो तमिल के अंदर लिखी गई है। और ये कंबन कहाँ रहा करते थे, कंबन रहा करते थे चोल डायनेस्टी के समय में। उसी समय में हमको बहुत सारे जो जैन स्कॉलर्स हैं उनका भी जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगा, कन्नड़ा के अंदर में जो देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारे जो 3 कन्नड़ पोइट्री से रिलेटेड 3 जैम होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पंपा, पोना एंड रन्ना। ये 3 जो पोइट हैं जिनको 3 जेम्स ऑफ द कन्नड़ पोइट्री बोला करते हैं, तो ये उसी समय में वहाँ पे रहा करेंगे। तो इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक ननिहा नाम का एक कोर्ट पोइट होते हैं चालुक्यन डायनेस्टी के समय में, और उनके द्वारा यहाँ पे तेलुगु के अंदर महाभारत को लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो क्वेश्चन हैं वो पूछ लिए जाते हैं। बेसिकली जो ये ननिहा के द्वारा जो वर्क लिखा गया था, इसको जो स्टार्ट करते हैं वो 13th सेंचुरी में कंप्लीट जो वर्क इन्होंने जो स्टार्ट किया था उस वर्क को जो 13th सेंचुरी में कंप्लीट किया जाता है तिकन्ना के द्वारा। ननिहा के जो वर्क को कंप्लीट किया जाता है तिकन्ना के द्वारा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आपको इन सब क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। लैंग्वेज कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट हुआ करती थी, संस्कृत जो लैंग्वेज है वहाँ पे लोग बोला करते थे, तेलुगु था, कन्नड़ा था, कन्नड़ लिटरेचर, इस टाइप की जो लैंग्वेज हैं जो लिटरेचर हैं उनका वहाँ डेवलपमेंट हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो क्या क्या देखा अभी तक इस लेक्चर की अगर हम बात करें तो इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि कैसे वहाँ लोकल जो किंग हैं वो हाईएस्ट अथॉरिटी हैं,
किसी भी जो किंगडम को संभालने के लिए। यहाँ पे फिर हमने देखा कि कैसे यहाँ मंडल बनता है, वेला नाडु बनता है, नाडु बनता है। नाडु सबसे लोकल लेवल पे होता है, जो मंडल है वो प्रोविंस को डिवाइड किया करता है। इन प्रोविंस का कभी कभी जो राजकार है, जो युवराज हुआ करते हैं, उन लोगों को दे दिया जाता है बचपन में कुछ सीखने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमको जो अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से जो डिवाइड किया जाता है किंगडम को, उसके बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। फिर उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है कि लोकल लेवल पे जो सेल्फ गवर्नेंस का जो रूल था, जो उसमें बात करें कि नाडु है, महासभा है। नाडु कहाँ होती थी? एक जनरल असेंबली होती थी। महासभा वहाँ होती थी जो अगर हरा है, जो ब्राह्मण्स को जो रेंट फ्री जो लैंड है वो दे दी गई है, वहाँ पे हुआ करती थी। वहाँ पे इनकी एक कमेटी होती थी, कमेटी के द्वारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में देखा जाता था। टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में देखा कि चोलाज के समय में कैसे यहाँ पे गंगईकोंडा चोलापुरम है, बृहदेश्वरा मंदिर है, वो उनका निर्माण होता है। बृहदेश्वरा मंदिर को जो बेसिकली अगर हम बात करें, जो गर्भगृह के ऊपर में जो स्टोर्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन होता है, उनको विमान बोला जाता है। गोपुराम के बारे में यहाँ हमको पता लगता है। पिलर होल असेंबली होती है, उसके जो जगमोहन है उसके बारे में यहाँ पे हमको पता लगता है। मंडप के बारे में, जगमोहन नहीं है फ्रेंड्स, मंडप है, तो उसके बारे में हमको पता लगा। इसके अलावा अगर हम बात करें गोपुराम, जो बड़े बड़े गेट होते हैं जो मंदिर के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होता है, जिसको लोग एक बार मंदिर में पूजा करने के बाद उसको फॉलो करते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो वहाँ पे भी आइडल्स हैं, जो भगवान की मूर्तियाँ, उनको रख दिया गया था। इसके अलावा हमको यहाँ पे जानकारी मिलेगी कि कैसे यहाँ पे बृहदेश्वरा मंदिर है, जिसको राजा राजा मंदिर भी बोला जाता है, क्योंकि चोला एम्पायर के समय जो किंग्स हुआ करते थे, उन किंग्स की मूर्तियाँ भी लगाई जाती थी जो टेम्पल के अंदर में। इसके अलावा गंगईकोंडा चोलापुरम है, जिसके बारे में जो गंगा को जीत लेते हैं उस वजह से उसका नाम आता है। अगर हम बात करें कि जो चोला एम्पायर है उसका जब डिक्लाइन होता है तो उसके बाद में भी बहुत सारी डायनेस्टीज आती हैं, जहाँ पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो अपने पीक पर पहुँचता है। होयसाला डायनेस्टी इनमें से एक है, जिसकी जो कैपिटल है वो हालेबिद हुआ करती थी। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, उसका एंशिएंट नेम क्या था। तो होयसाला डायनेस्टी के द्वारा एक मंदिर है, उसका निर्माण किया जाता है होयसालेश्वरा। चालुक्यन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर इसका मंदिर का डेवलपमेंट किया जाता है। मंदिर के अंदर यक्ष यक्षिनी ह्यूमन मैन सबको शो करने की कोशिश की जाती है, सोशल स्ट्रक्चर को शो करने की कोशिश की जाती है। स्कल्पचर के बारे में हमने देखा कि कैसे ब्रोंज की जो स्कल्पचर है जो तंजौर के अंदर में वहाँ पे फेमस होती है, नटराज की। इसके अलावा हमने देखा कि गोमतेश्वरा के अंदर जो श्रवण बेलगोला में एक जगह है, वहाँ भी एक स्टैचू बनती है काफ़ी बड़ी, तो उसके बारे में भी हमने देखा चोला एम्पायर के समय में। तो ये सब कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलती है। संस्कृत के बारे में हमको देखने को मिला, अलवार नैनवार के बारे में हमको पता लगा, फिफ्थ वेदा के बारे में पता लगा, तिरुमरई को जो फिफ्थ वेदा बोला जाता है तो उसके बारे में पता लगा। कंबन के बारे में यहाँ पता लगता है कि कंबन चोला डायनेस्टी के कोर्ट्स के अंदर ही रहा करते थे। कंबन ने क्या इंपॉर्टेंट वर्क किया था फ्रेंड्स? कंबन ने तो तमिल लिटरेचर के अंदर काफ़ी काम किया था और रामायण महाभारत को लिखा था वहाँ पे तमिल के अंदर में, तो इस वजह से कंबन रिलेटेड हैं। इसके अलावा कन्नड़ से रिलेटेड जो कन्नड़ भाषा है, कन्नड़ा जो भाषा है, उससे रिलेटेड 3 जो पोइट्स हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, पंपा, पोन्ना एंड द रन्ना। तो ये सब हमको यहाँ पे जानकारी मिली है कंप्लीट चैप्टर के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने देखा कि चोल एम्पायर के समय में किस टाइप से जो कल्चर का डेवलपमेंट हुआ था, किस तरीके से आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ था, तो ये सब हमने देखा है। तो आपको अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और डायनेस्टीज़ के बारे में लेके आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर लेके आएंगे। तो आप वहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहिए और आप कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।